Hello everyone. Today we are going to start class 6th NCERT Civics chapter 4 पंचायती राज। तो इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आप लास्ट तक ये वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखते रहना, आपको सब समझ आ जाएगा। नोट्स बनाने की कोई आपको स्पेशल नीड नहीं है। देखो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज अ स्पेशल डे। तो सब लोग ना ग्राम सभा की तरफ जा रहे थे। आज एक स्पेशल दिन था, सब ग्राम सभा की तरफ जा रहे थे क्योंकि ग्राम सभा ना अपनी पहली मीटिंग रख रही है ग्राम पंचायत के नए इलेक्शंस के बाद। तो देखो ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा ना अ, एक एरिया में सपोज जो एडल्ट रहते हैं ना, उन सभा की एक मीटिंग होती है जिसको पंचायत कवर करती है। ये कुछ विलेजेस की भी हो सकती है ग्राम सभा, और एक विलेज की भी हो सकती है। कुछ स्टेट्स में, जैसा कि इधर एग्जांपल दिखाया हुआ होगा, ये ऊपर एग्जांपल दिखाया हुआ था ना कि सभी ग्राम सभा की तरफ रश कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स में इस तरह से मीटिंग रखी जाती है हर एक विलेज के लिए। जो भी 18 ईयर्स से ज्यादा है ना, वो उसका अधिकार है कि वो एक मेंबर की तरह वोट कर सकता है ग्राम सभा में। देखो जो हरदास विलेज के लोग थे ना, वो अपने नए पंचायत के लीडर्स को पहचानने के लिए उत्सुक थे कि भाई उन्होंने अब विलेज के लिए क्या प्लान किया है। जो ये नया पंचायत फॉर्म हुई है, तो ये नए लीडर्स जो बने इन्होंने क्या प्लान किया है विलेज के लिए। ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की मीटिंग शुरू होती है पंचायत के प्रेसिडेंट, जिसे सरपंच भी कहा जाता है। मतलब एक तरह से ग्राम सभा की मीटिंग होती है सरपंच और जो मेंबर्स होते हैं पंचायत के, जिन्हें पंच भी कहा जाता है, वो एक प्लान रखते हैं रोड को रिपेयर करने के लिए। और वो रोड जो है वो विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट करता है। तो इसके बाद जब डिस्कशन शुरू होता है ना, तो धीरे धीरे डिस्कशन पानी या पानी की शॉर्टेज के मुद्दे पे चला जाता है। तो एक विलेजर जिनका नाम तिजिया है, वो स्टार्ट करते हैं कहते हुए कि ये जो वाटर की प्रॉब्लम है ना हरदास विलेज में, ये काफी सीरियस हो चुकी है। हैंडपंप जो है तो उस वो पानी खींचता है। हैंडपंप का जो वाटर लेवल है ना, वो काफी नीचे जा चुका है ग्राउंड से। जितना गहरा खोदा था ना हैंडपंप लगाने के लिए, उससे भी नीचे जा चुका है। तो अब पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। टैप्स में भी पानी नहीं आता। तो विमेन जो होती है ना विलेज की, उन्हें सुरू रिवर तक जाना पड़ता है, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। सिर्फ पानी भरने के लिए वो सुरू रिवर तक जाती है। तो तीजिया अपनी प्रॉब्लम इस तरह से एड्रेस करते हैं। तो एक मेंबर सजेस्ट करते हैं कि उन्हें ना सुरू रिवर से पानी को पाइप कर लेना चाहिए, पाइपिंग करनी चाहिए पानी की। और एक ओवरहेड टैंक, मतलब जैसे आपने टंकियां देखी होगी बहुत ऊंची ऊंची रखी होती है, इस तरह का एक ओवरहेड टैंक बना दिया जाए ताकि विलेज में पानी की सप्लाई बढ़ सके। तो लेकिन दूसरों को लगता है कि ये ना एक्सपेंसिव होगा काफी। तो वो यही सोचते हैं कि बेटर यही है कि हैंडपंप्स को और गहरा कर दिया जाए और वेल्स को थोड़ा साफ कर दिया जाए। तो तिजिया कहते हैं सिर्फ इतना इनफ नहीं है, इतना करने से काम बनेगा नहीं। वैसे हमें ना कुछ और करना पड़ेगा, कुछ परमानेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल ना हर हर साल और ज्यादा नीचे चला जाता है। हम ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं। मतलब जितना पानी धरती में सीप करते हैं ना, धरती के अंदर जाते हैं, उससे ज्यादा पानी तो हम यूज कर रहे हैं। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो तिजिया की बात के बाद एक और मेंबर है अनवर, वो बताते हैं कि उन्होंने ना कुछ तरीके देखे हैं पानी को कंजर्व करने के और रिचार्ज करने के, महाराष्ट्र के एक गांव में, जहाँ पे वो अपने ब्रदर से मिलने गए थे। तो उसे कहा जाता है, जो तरीके उन्होंने देखे थे महाराष्ट्र के उस गांव में, उसे कहते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट। और उन्होंने सुना भी है कि गवर्नमेंट ने ना ये वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए फंड्स दिए थे विलेज विलेज को। तो ये उनके ब्रदर का विलेज था। तो उधर ट्रीज भी प्लांट किए, चेक डैम्स भी बनाए और टैंक्स भी बनाए इस तरह से। तो सभी ने सोचा कि भाई ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया और ग्राम पंचायत को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो जो अगला मुद्दा उठता है ग्राम पंचायत में, वो होता है कि भाई एक लिस्ट थी, उसको फाइनलाइज कर लो कि कौन है बिलो पॉवर्टी लाइन में। विलेज में कौन रहता है जो कि बीपीएल की लिस्ट में इंक्लूड हो सकता है, जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है। फिर बाद में उसे ग्राम सभा से अप्रूव करवा लेना। तो जैसे ही लिस्ट पेश की जाती है ना, तो सब सोचने लगते हैं भाई लिस्ट में ना नटवर का नाम है। और नटवर ने अभी अभी कलर टीवी भी खरीदा है। और नटवर के सन ने उन्हें एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। तो नटवर का नाम बिलो पॉवर्टी लाइन में कैसे आ सकता है? पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में तो आना ही नहीं चाहिए। तो सूरजमल जो कि साइड में बैठे थे ना, वो सूरजमल धीरे से कहते हैं कि सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। तो सरोज, ऐसा सूरजमल कहते हैं अपने बगल में बैठे जो भी थे। फिर सरोज सुखी बाई से कहती है कि इस लिस्ट में बिरजू का भी नाम है।
बिरजू के पास तो इतनी सारी जमीन है, इस लिस्ट में बिरजू का नाम नहीं होना चाहिए, पुअर लोगों का ही होना चाहिए। और ओम प्रकाश जो कि वास्तव में एक लैंडलेस लेबर है, जो कि अपनी जरूरतों तक को पूरा नहीं कर पाते, उनका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। तो फिर देखो, ये है ना, अ, नटवर और बिरजू, ये दोनों ही अमीर चंद के दोस्त हैं। तो अमीर चंद की जो चलती है विलेज में, पावर है उनकी, उनके सामने सवाल कौन उठाए? तो सुखी बाई कहती है कि अमीर चंद जो है, अमीर चंद ना, अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार, अमीर चंद पहले के जमींदार है विलेज के, और उनके पास अभी भी काफी लैंड है विलेज में, तो उनकी चलती है विलेज में। लेकिन फिर भी हिम्मत करके ना उन्हें ओम प्रकाश जी का नाम रखवाना चाहिए इस लिस्ट में, बहुत जरूरी है ये। तो सरपंच नोटिस करते हैं कि भाई कुछ लोग ना आपस में विस्परिंग कर रहे हैं, मतलब आपस में ही धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। तो पूछते हैं कि भाई किसी को कुछ कहना है क्या? तो सरोज ना सूरजमल को प्रवोक करते हैं कि भाई पूछे कि भाई नटवर और बिरजू का नाम क्यों है? तो फिर भी सूरजमल चुप ही रहते हैं। अमीरचंद ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में बैठे हुए सब पे नजर रख रहे थे कि भाई कोई फालतू तो नहीं बोलेगा। तो सरोज बस खड़े हो जाते हैं और बोल देते हैं कि ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है बीपीएल के लिस्ट में? ओम प्रकाश का नाम तो होना चाहिए। तो दूसरे भी उनकी बात से एग्री करते हैं कि ओम प्रकाश और उनकी फैमिली सही में काफी पुअर है। तो सरपंच भी पूछते हैं कि भाई ओम प्रकाश का नाम छूट कैसे गया? तो जो पर्सन जिन्होंने सर्वे किया था ना बीपीएल की लिस्ट के लिए, वो बताते हैं कि ओम प्रकाश का घर लॉक था जब हम गए थे, हो सकता है वो कहीं गए हो काम से। तो सरपंच इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम को थोड़ा सा चेक करो, और अगर वो कम है तो उन्हें उनका नाम इंक्लूड करो इस लिस्ट में। देखो, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज देते हैं पंचायत या ग्राम सभा क्या होती है। तो हर विलेज की जो पंचायत होती है ना, उसको कुछ वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। वार्ड्स मतलब विलेज को कुछ छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया, तो ये वार्ड्स बन गए, छोटे एरियाज। तो हर वार्ड का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे पंच भी कहा जाता है या फिर वार्ड मेंबर भी कह लो, कोई फर्क नहीं है। सभी मेंबर्स जो ग्राम सभा के होते हैं, वो एक सरपंच को भी इलेक्ट करते हैं, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। तो वार्ड के ये जो पंच होते हैं, वो सरपंच, ये सब मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। और ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है, जो जो कि जो कि ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। ये जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का कॉमन सेक्रेटरी है ना, इनको इलेक्ट नहीं किया जाता, इन्हें गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। सेक्रेटरी ही रिस्पॉन्सिबल है कि भाई मीटिंग बुलाई जाए ग्राम सभा की, और ग्राम पंचायत में जो भी डिसीजंस होते हैं या जो कुछ भी होता है, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाए। अब देखो, ग्राम सभा ना एक की फैक्टर होता है ग्राम पंचायत बनाने में भी, और ग्राम पंचायत के फंक्शंस में भी। क्योंकि देखो, ग्राम सभा ही वो जगह है जहाँ पर ना प्लान किया जाता है, जहाँ पर प्लान किया जाता है ग्राम पंचायत में काम कैसे किया जाएगा। प्लान करते हैं लोग मिलके। तो ग्राम सभा के कारण जो पंचायत है ना, वो गलत काम नहीं कर पाती, जैसे पैसे का मिसयूज करना या फिर किसी स्पेसिफिक पीपल को या लोगों को फेवर करना। इम्पोर्टेंट रोल होता है ग्राम सभा का, एक नज़र रखने पर। एक नज़र रखती है ग्राम सभा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि ये पंच और सरपंच होते हैं। और उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराते हैं कि भाई तुम्हें ही हमने इलेक्ट किया है, तुम्हें काम भी करना है। अब देखो, ग्राम पंचायत ना रेगुलर अपनी अपनी मीटिंग रखती है, और उसका मेन टास्क एक तरह से ये होता है कि भाई जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है ना विलेज के, वो ग्राम पंचायत के अंडर ही आते हैं। ग्राम पंचायत का उनमें काफ़ी रोल होता है। जैसा हमने देखा अभी ये जो केस था, तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा में फाइनल हुए हुए काम को अप्रूव करती है। तो कुछ स्टेट्स में ग्राम सभा जो होती है ना, वो कमिटीज बना लेती है, जैसे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमिटीज। तो इन कमिटीज में ना ग्राम सभा के कुछ मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, और कुछ मेंबर्स ग्राम पंचायत के इंक्लूड होते हैं, जो कि साथ में काम करके एक स्पेसिफिक टास्क को अंजाम देते हैं। द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। देखो, ग्राम पंचायत का काम कैसा कैसा हो जाता है, जैसे वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हो, उनकी कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस का काम ग्राम पंचायत में आ जाता है। लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करना ग्राम पंचायत के काम में आ जाता है। और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना, जो कि विलेज में एम्प्लॉयमेंट बनाए या कुछ भी भला करे, इन सब की एग्जीक्यूशन, मतलब इन सबको लागू करना भी ग्राम पंचायत का ही काम हो जाता है। ग्राम पंचायत को फंड कहाँ से मिलते हैं? तो देखो, ग्राम पंचायत
हाउसेस पर, मार्केट प्लेसेस पर टैक्स से अपना फंड कलेक्ट कर लेती है। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम से भी फंड मिलता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट के, बेशक वो जनपद पंचायत या जिला पंचायत हो, उनसे वो गवर्नमेंट से मिलने वाले फंड ले लेती है। और कभी कभी कम्युनिटी वर्क्स, मतलब कि एक कम्युनिटी के लिए किया जाने वाला काम, जैसे वेल बनाना, इनके लिए वो डोनेशंस भी ले लेती है। देखो आप देखते हैं कि ये जो हरदास ग्राम पंचायत का हमने केस पढ़ा वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए, तो ये क्या कर सकती है। देखो आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया था। तो जब हरदास में ना ग्राम पंचायत ने एक मीटिंग रखी, तो ये पॉइंट रखा गया मेंबर्स के समक्ष, ये वाटर वाला। तो मीटिंग को सरपंच, पंच और सेक्रेटरी सब अटेंड कर रहे थे। ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने पहले तो डिस्कशन किया था, हैंडपंप्स कोई और गहरा खोदते रहो। हैंडपंप मतलब नलका हो जाता है, किसी को ना पता हो तो, और कुएं को, वेल को क्लीन कर दो ताकि विलेज में पानी रहे। तो सरपंच ना सजेस्ट करते हैं कि पंचायत को कुछ पैसा मिला है गवर्नमेंट से हैंडपंप्स की मेंटेनेंस के लिए, तो इसे ही यूज कर लेते हैं। तो इसे ही यूज कर लेते हैं हम इस तरह के काम कंप्लीट करने के लिए। तो सेक्रेटरी इन सब बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो उनका फंक्शन था। सेक्रेटरी को इसीलिए अपॉइंट किया जाता है। तो देखो जो मेंबर्स होते हैं ना, वो डिस्कस करते हैं कि भाई कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो वो श्योर थे कि वो डिस्कस जो कर रहे हैं ना, ये सब बातें ग्राम सभा में अगली बार पूछी जाएंगी, इन सब पे सवाल उठेगा। तो कुछ पंच लोग जो होते हैं ना, पंच, ये पूछ लेते हैं कि भाई ये वाटरशेड मैनेजमेंट जो आप डिस्कस कर रहे हो, ये कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करेगा क्या वाटर लेवल में। क्योंकि ये जितनी भी डिस्कशन हमने की है, क्या पता वाटरशेड डिस्कस करना भी जरूरी है, क्या पता वाटरशेड प्रोग्राम पे बस पैसा लग जाए और काम करे ना। तो लास्ट में ना ग्राम पंचायत डिसाइड करती है कि वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अप्रोच करेंगे और इस स्कीम पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। देखो अब आपको पंचायत के 3 लेवल समझाते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हरदास विलेज में कैसे काम करती है। तो इससे ना हमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में काफी समझ आया कि पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं अपनी खुद की ही गवर्नमेंट में। पंचायत खुद की गवर्नमेंट है उनकी वास्तव में। तो रूरल एरियाज में ना ग्राम पंचायत जो होती है, ये तो पहला लेवल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, ये पहला टायर कह लो, फर्स्ट टायर कह लो। तो ये पंच जो होते हैं और ग्राम पंचायत होते हैं, ये तो ग्राम सभा को आंसरेबल है। इट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। और आंसरेबल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट ग्राम सभा के लोगों ने ही किया है ग्राम पंचायत के मेंबर्स को। तो ये जो आइडिया था ना कि भाई लोगों का पार्टिसिपेशन हो पंचायती राज सिस्टम में, इसका एक्सटेंशन 2 और लेवल पे है। तो देखो अभी जैसे विलेज के लेवल पे तो आ जाती है ग्राम पंचायत, तो अब एक लेवल है ब्लॉक लेवल, जिसमें ना जनपद पंचायत होती है, ये इन्हें पंचायत समिति भी कह लो। तो देखो पंचायत समिति के अंडर, मतलब पंचायत समिति में कई सारी ग्राम पंचायत आ जाती है इनके अंडर। हाँ, और ये जो पंचायत समिति है, इसके भी ऊपर जो होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसे जिला परिषद भी कहा जाता है। जिला परिषद ही होता है जो कि ना एक्चुअल डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पंचायत समिति मतलब देखो आपने लेवल समझा ना, पहले होती है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर उसके ऊपर होता है जिला परिषद। तो पंचायत समिति की हेल्प से ये ना मनी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा रेगुलेट करता है, ग्राम पंचायत तक पैसा पहुंचाने में हेल्प लेता है ये पंचायत समिति की। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस देता है हर एक स्टेट के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही पंचायत फंक्शन करती है। तो इसका आइडिया ये रहा है कि ना हर एक स्टेट के लिए थोड़े थोड़े अलग अलग रूल्स हैं। तो आइडिया यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लोगों के पार्टिसिपेशन को दिया जाए, और ताकि लोगों की वॉइस भी रेज हो सके, मतलब वो अपने मुद्दे बता सके। तो ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू।